हेलो। आज हम आ गए हैं फिर से दो और क्वेश्चंस लेकर क्लास 10 साइंस फिजिक्स पार्ट के, जो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। आज हम दो क्वेश्चंस और देखेंगे और उनके सॉल्यूशन जानेंगे कि किस टाइप से उनके सॉल्यूशन रहने वाले हैं। तो वेलकम टू द फिजिक्स पल्स। यार कॉन्सेप्ट धड़कन बन जाएगा। आज ऐसा ही एक और कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं जो आपकी धड़कन बनने वाला है। जैसा कि मैंने दो क्वेश्चन अपनी पिछली वीडियो में आपको डिस्कस कराए थे, अभी मैं दो और क्वेश्चंस आपको बताऊंगा। अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं तो वो सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 32, सेट 2 का 32 एंड सेट 3 का 32 मीन 32 वाला जो क्वेश्चन हमारे साइंस एग्जाम में रहा था वो तीनों ही सेट का एक सेम क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो ये कह रहा है कि ये असर्शन रीजन मींस एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन ही था। इसका ऑप्शन हमारा ए या बी या सी या डी रहने वाला था। जैसे कि जब भी हम असर्शन रीजन को सॉल्व करते हैं तो उसके अंदर क्या देखा जाता है कि क्या असर्शन ए सही है या बी सही है, क्या इस ए का ये बी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, या फिर भाई ये बात गलत है या ये बात सही है। चलिए हम दोनों बातों पर बात करते हैं। अगर मैं पहले ही बात करूं कि इसके अंदर ये कहा गया है एक निडल है, और वो निडल कैसी है, मैग्नेटिक कंपास की। जो मैग्नेटिक कंपास डायरेक्शन को फाइंड कराने के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसकी निडल को हमने रखा है एक बहुत हैवी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। इस क्वेश्चन को देखा जाए तो कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। जल्दबाजी की वजह से बच्चे इस क्वेश्चन को 90% गलत करके आए होंगे, क्योंकि आगे की जो लाइन है ना उसको देखते ही ये जो रेड वर्ड से लिखा हुआ वर्ड है ना, इस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। रीजन क्या रहा है कि मैग्नेटिक कंपास के अंदर निडल मींस मैग्नेटिक निडल है, और उसको जब मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो अपनी कौन सी डायरेक्शन को बताएगी, अर्थ के साथ में, कि क्या वो अर्थ की नॉर्थ साउथ डायरेक्शन जो होती है वो अपने आप को हमेशा उसी डायरेक्शन में अलाइन करेगी या नहीं करेगी। तो बच्चे क्या समझते हैं कि जब भी हम किसी भी चीज को फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं तो वो हमेशा नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन की तरफ अलाइन करती है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में यहां बात नहीं हो रही है। यहां बात हो रही है एक अलग से मैग्नेटिक फील्ड को लाया गया है। हाँ, अगर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता तो ये निडल इसी डायरेक्शन में अलाइन करती है अपने आप को, इसी डायरेक्शन को शो करती, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को। लेकिन चालाकी से उसने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रख दिया। अब क्या होगा, जैसा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा, जिस डायरेक्शन में होगा, उसी डायरेक्शन में हमारी मैग्नेटिक निडल वर्क करेगी, उसी डायरेक्शन को हमारी मैग्नेटिक निडल शो कराएगी। तो ये कह देना तो गलत बात है कि यार भले एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है फिर भी वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को दिखाएगी, नहीं, ये बात हमारी क्या हो जाती है, गलत। तो असर्शन ये जो कहा गया है वो स्टेटमेंट गलत है। ये सही कब होता, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटाकर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की बात करी जाती तो हमेशा वो निडल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को शो कराती। लेकिन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो भाई आपने पढ़ा ही है, उसकी डायरेक्शन हम लोग फाइंड करते ही है राइट हैंड थंब रूल से, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, अलग अलग हमारे रूल्स होते हैं भाई। जैसी डायरेक्शन उस हिसाब से निडल का भी डिफ्लेक्शन या निडल की भी डायरेक्शन शो होगी क्वेश्चन के अंदर। अब रीजन क्या कह रहा है कि बिहेवियर ऑफ निडल ऑफ अ कंपास, उस कंपास की निडल का जो बिहेवियर है इज सेम एज दैट ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट। बिल्कुल सही बात है। अब यहां किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या अर्थ के मैग्नेट की बात नहीं हो रही। जिस टाइप से कोई एक बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया जाता है तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ अलाइन हो जाती है, वैसे निडल भी तो कंपास की एक मैग्नेट है ना। जब भी उसको फ्रीली सस्पेंड करोगे ना तो आपको क्या मिलेगा, आपको वही नॉर्थ साइड डायरेक्शन मिलेगी, या उसका बिहेवियर एज अ बार मैग्नेट की तरह ही देखा जाएगा। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाता है, सिर्फ आर स्टेटमेंट है ना वो सही है, जो असर्शन ए स्टेटमेंट है ना बेटा वो क्या है, गलत है। तो ये हमारे तीनों सेट का क्वेश्चन यहां से सॉल्व हो जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब इस क्वेश्चन के लिए भी अच्छी बात यह है कि तीनों सेट का ये भी सेम क्वेश्चन था, ये भी तीनों सेट के अंदर 34 34 34 ही रहा है।
अब मैं बात करूं, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ डज द चेंज इन कर्वेचर ऑफ आई लेंस, आई लेंस का जो कर्वेचर है उसके अंदर कैसा चेंजमेंट आएगा, वो कर्वेचर कम होगा या ज्यादा होगा, कब, हेल्प अस इन द प्रोसेस ऑफ सीइंग द नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली। भाई जब कोई भी आदमी पास रखे हुए ऑब्जेक्ट को देख रहा है तब उसके आई लेंस का कर्वेचर किस टाइप से चेंज होगा। तो देखो क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए ये होता है कि आई लेंस जो है जब नियर बाई ऑब्जेक्ट को देखेगा, मींस हमारी आंखें जब नियर बाई ऑब्जेक्ट को देखती हैं तो ऐसे में सीलियरली मसल्स जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो क्या होगा, जो कर्वेचर है वो कर्वेचर इंक्रीज हो जाएगा। और बेटा जब कर्वेचर इंक्रीज होगा ना तो फोकल लेंथ भी तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। और जैसे ही फोकल लेंथ डिक्रीज हुई तो पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज। पावर इंक्रीज का मतलब क्या है कि लेंस की कन्वर्जिंग पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज। मींस कर्वेचर बढ़ेगा। कर्वेचर बढ़ने से जो रेज हैं उनको लेंस आराम से कन्वर्ज कर देगा रेटिना पर, क्योंकि कन्वर्जिंग पावर ज्यादा चाहिए नियर बाई ऑब्जेक्ट में लेंस को। और जब फार ऑब्जेक्ट होता है तो लेंस को इतना कन्वर्ज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां से पैरेलल रेज आती हैं और यहां से डाइवर्जिंग रेज है। तो डाइवर्जिंग रेज को तो रोकना है, कन्वर्ट करना है तो ताकत तो ज्यादा लगेगी ना। तो ताकत ज्यादा लगेगी तो बेटा करना क्या पड़ेगा, कर्वेचर बढ़ाओ। कर्वेचर का मतलब है लेंस के झुकाव को बढ़ाना। ये जो झुकाव होता है ना लेंस का वो कर्वेचर कहलाता है। हम क्या समझ लेते हैं कि लेंस का साइज बढ़ा दो दैट इज कर्वेचर, नहीं। कर्वेचर बढ़ेगा, फोकल लेंथ घटेगी, पावर बढ़ेगी, जिससे कन्वर्जिंग पावर भी इसकी बढ़ जाएगी। तो हमारे लिए यही चेंजमेंट देखा जाएगा कर्वेचर के बढ़ने का। नेक्स्ट इसी का दूसरा पार्ट है, वो क्या कह रहा है, स्टेट द रेंज ऑफ पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन आई। एक अच्छे भले इंसान की आंखों की देखने की पावर क्या रहती है, या उसकी रेंज कहां से कहां तक हमने डिसाइड कर रखी है किसी भी नॉर्मल आई की। तो नॉर्मल आई के लिए जब बात होती है तो नॉर्मल आई के दो पॉइंट बनाए जाते हैं, एक नियर पॉइंट रहता है और एक होता है फार पॉइंट। नियर पॉइंट जो रहेगा वो कम से कम 25 सेंटीमीटर और फार पॉइंट जो रहेगा वो इनफाइनाइट रहेगा। इसलिए इस पार्ट का आंसर हो जाएगा फ्रॉम इनफाइनाइट टू 25 सेंटीमीटर। सिंपल सा आंसर है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अब आ जाते हैं इसी 34 के अंदर चॉइसेस दे गई थी अल्टरनेट, या तो ये वाला पार्ट कर लीजिए या फिर और वाले पार्ट को सॉल्व कर लीजिए। और वाला पार्ट भी ना कोई अलग पार्ट नहीं है हमारा ह्यूमन आई से लिया गया ये क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है। अब आपको कला दिखानी है अपनी, एक डायग्राम को बनाने के लिए। उस डायग्राम में क्या कहा गया है कि आप शो करिए उस डायग्राम की मदद से कि करेक्शन ऑफ आई। आई के अंदर एक बीमारी, एक डिफेक्ट हो चुका है किसी एक बुढ़े आदमी के अंदर, जो वो 1 मीटर से करीब रखे हुए ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहा है। अपने से अगर मैं 1 मीटर दूर की बात करूं तो उससे थोड़ा सा पास में, एकदम क्लोज्ड इन, विद इन 1 मीटर अगर ऑब्जेक्ट है, क्लोजर देन 1 मीटर, तो वो देख नहीं पा रहा उसको। अच्छा, देख नहीं पा रहा तो इसका मतलब इस बुढ़े इंसान को कौन सा रोग हो चुका है, इसको लवेरिया, मलेरिया या फिर कोई और रोग है। इस बुढ़े इंसान को रोग है कि ये पास का नहीं देख पा रहा। अब ये पास का नहीं देख पा रहा है तो कहां का देख पा रहा है, पड़ोसी के घर का में क्या, पड़ोसी के घर में क्या चल रहा है, मींस दूर का देख पा रहा है। अब ऐसी कोई बीमारी जिसमें पास का नहीं दिखता, दूर का दिखता है, उस बीमारी को क्या बोला जाता है। पिछले एक और क्वेश्चन में ये बीमारी निकल के यहां से गई थी जिसको हमने बोला था फिजिक्स का पिया, हाइपरमेट्रोपिया। उस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया,
हाइपरमेट्रोपिया एक ऐसा डिफेक्ट है जिसमें पास का नहीं दिखता, लेकिन कहाँ का दिखता है, दूर का। अच्छा, तो इसका मतलब इस हमने कैसे पता लगा यार पास का नहीं दिख रहा यार, 1 मीटर बोल रखा है। अब 1 मीटर वाली डिस्टेंस देखो इस क्वेश्चन के, थोड़ा ये क्वेश्चन ना चर्चा का विषय बन जाता है, क्योंकि 1 मीटर के अंदर की बात अगर मैं कर रहा हूँ 25 से ज्यादा हो गई, तो कभी कभी किसी इंसान को ऐसी भी बीमारी हो जाती है ना जिसको पास का दिखता ना दूर का दिखता। तो ऐसे में हम इस केस को प्रेसबायोपिया में भी डाल सकते हैं, लेकिन ये हमारा ज्यादा दूर का पॉइंट नहीं है, पास का ही है, तो इसलिए हम इसको प्रेसबायोपिया ना समझा के हाइपरमेट्रोपिया में डिस्कस करवा देते हैं। अब हाइपरमेट्रोपिया के करेक्शन को सही करना है, आई के डिफेक्ट का करेक्शन करना है, तो आपको लेंस लगाना पड़ेगा, और वो लेंस कौन सा होगा, कॉन्वेक्स लेंस। चलो ये तो बातें हो गई थ्योरेटिकल, लेकिन ये आपको तो बताना है डायग्राम के अंदर, डायग्राम में ऐसा कैसे होगा। जैसे देखो ये ह्यूमन आई, ये सिलियरली बॉडी, इनके पास ये लेंस। अभी इस आई के हिसाब से ये जो एंड पॉइंट ना इसका नियर पॉइंट बन रहा है, तो ये नियर पॉइंट से ऐसे इस तरीके से डाइवर्ज होकर रेज जाएंगी, और ये आई अच्छी बली है तो आराम से ये रेटिना पर इन रेज को कन्वर्ज कर देगी। लेकिन क्या होता है, ये आंख जब हाइपरमेट्रोपिक बन जाएगी, मतलब ऐसी आंख बन जाएगी जिसके अंदर डिफेक्ट आ गया पास के ना दिखने का, तो हम क्या करते हैं कि ऐसा नियर बाई पॉइंट नया बना लेते हैं। अब यहां से जो रेज जा रही हैं उन रेज को ये पीछे कन्वर्ज करेगी, इसका मतलब लेंस की कन्वर्जिंग पावर तो होगी खराब, लेंस उस रेज को नहीं कर पा रहा है रेटिना पर कन्वर्ज। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके करेक्शन के लिए हम एक और लेंस लगा देंगे, दैट लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस। तो इस कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या होगा, चाहे यहां से रे आए चाहे यहां से रे आए, ये रे को ये पैरेलल कर देगा यहां से अपने इस लेंस के लिए। और देखो हाइपरमेट्रोपी केस में क्या है, तुम्हें पता ही है कि हाइपरमेट्रोपी केस में हाइपरमेट्रोपिक केस में क्या होगा, जब दूर से रेज आएंगी तो पैरेलल आएंगी, तो वो आराम से उनको लेंस कन्वर्ज कर देता है। चाहे भले ही हाइपरमेट्रोपिक आंखें हैं, दूर से दिखने वाले ऑब्जेक्ट के साथ में तो यही चल रहा होगा ना, तो ये रेज जैसे ही पैरेलल आ रही है तो कन्वर्ज कर रहा है, भले ही इस आंख को पास का नहीं दिख रहा, लेकिन इनके साथ तो वो सही काम कर रहा है। तो यही तो देखो, यही हो रहा है कि आंखों में परेशानी है, पास का नहीं दिख रहा, लेकिन अब जो रे आई ना दूसरे लेंस की वजह से, वो जो फैल रही थी रे, उनको ऐसे करके अंदर की तरफ ढकेल दिया, तो यहां पर आकर वो पैरेलल सी दिखाई दे रही है, और आकर उनको आराम से कहां पर कन्वर्ज करा दिया, रेटिना पर। तो ये थे हमारे 2 क्वेश्चन, अगले फिर 2 क्वेश्चंस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, और अपना स्कोर भी चेक करते रहिए। और जिन लोग अभी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।